Hello student, I am Dr. D.K. Sharma, Chemistry faculty from Master Brain Classes, Airport Road, Indore. Today we will discuss about chemical properties of halogen derivatives. In halogen derivatives, there are 4 different types of reactions occur. Number 1 is nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution reaction. But nucleophilic substitution reaction occur in 2 ways: SN2 mechanism and SN1 mechanism. SN1 mechanism already we have discussed. Today we will discuss about SN2 mechanism of chemical reaction of alkyl halide. How SN2 reaction is occur? SN2 type of reaction are those reaction in which the reaction is completed in a single state and attacking nucleophile attack from back side of the central carbon atom of alkyl halide. In short, we also can say that rate of reaction is depends upon only the concentration of alkyl halide as well as the concentration of attacking nucleophile both. Therefore, this type of reaction is also called bimolecular reaction. This type of reaction is completed by inversion in configuration. यदि मैं इसे रिपीट करूं हिंदी में, तो SN2 टाइप की जो रिएक्शन होती है वो एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है. दूसरी बात, इसमें जो सेंट्रल कार्बन एटम होता है हेलोजन डेरिवेटिव्स का, उस पर जो अटैकिंग ग्रुप है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो उस साइड से अटैक नहीं करता है जिस साइड पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा होता है, उसके अपोजिट साइड पर अटैक करता है. तीसरी बात यह है कि SN2 टाइप की जो रिएक्शन होती है, उनकी जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है. इस टाइप की जो रिएक्शन है वो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन मैकेनिज्म से कंप्लीट होता है. यदि हम ओवरऑल बात करें तो मान लीजिए कोई एक सबस्ट्रेट है और उस सबस्ट्रेट को जब हम किसी रिएजेंट के साथ किसी सूटेबल सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन. ये जो SN2 रिएक्शन है, ये इसका मैकेनिज्म क्या होगा? तो यदि आप इसमें ऐसा सोचे कि एक ये कार्बन है, इसके साथ कोई ग्रुप जुड़े हैं और यहाँ पर हेलोजन जुड़ा है. इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा. ये हमारा सबस्ट्रेट है, ये हमारा रिएजेंट है. जब यह रिएजेंट इस सबस्ट्रेट के उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे हेलोजन जुड़ा है, हेलोजन एक लिविंग ग्रुप कहलाता है, तो सबसे पहली स्टेप में यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जिसमें जिधर लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाता है. हालांकि लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों पार्शियल बॉन्ड से जुड़े होते हैं. यहां पर इस कार्बन की वैलेंसी 5 होने के कारण ये हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होता है. इस अनस्टेबल स्पीसीज को ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है. इट इज हाईली अनस्टेबल. क्योंकि यहां पर कार्बन की 4 वैलेंसी है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, और इसलिए यह इस रिएक्शन का RDS कहलाता है. बाद में ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें से लिविंग ग्रुप अलग हो जाएगा और उससे कि
फिर से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इस बार एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये उसके अपोजिट जुड़ता है जिस साइड पर लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है। इस टाइप से ये इसका सबस्ट्रेट है, दिस इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज प्रोडक्ट। इस टाइप से जो सेकंड स्टेप है इसकी रेट बहुत ज्यादा होती है, इसका रिएक्शन की रेट से कोई मतलब नहीं होता है, रिएक्शन की रेट इस स्टेप पर डिपेंड नहीं करती है, जबकि ये स्टेप जो होती है स्लो। तो SN2 टाइप की रिएक्शन किस टाइप से होती है? सबसे पहले सबस्ट्रेट के उस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जिस पर लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है। ये जो न्यूक्लियोफाइल इस पे जुड़ने पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। यह ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होने के कारण अब अपना लिविंग ग्रुप अलग कर देगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन। अब यदि हम यहां पर देखें कि SN2 टाइप की जो रिएक्शन है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो सबसे पहली चीज है यहां पर नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का नेचर कैसा होना चाहिए? नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सबसे पहली चीज यदि आप देखें तो SN2 क्यों कहते हैं यहां पर? क्योंकि इस RDS में न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व होता है और सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व होता क्या इसमें, जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन की ओर अप्रोच करता है तो कार्बन से जो ग्रुप जुड़े होते हैं, ये जो कार्बन के ग्रुप हैं ये इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। ये जो ग्रुप का इफेक्ट होता है इसे हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, यानी इस कार्बन पर जितना हिंड्रेंस ज्यादा होता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक के चांसेस कम होते हैं। हम चाहते हैं कि यदि SN2 रिएक्शन हो तो यहाँ पर हिंड्रेंस कम होना चाहिए, यानी हमारा सबस्ट्रेट इस टाइप का होना चाहिए जिसपे हिंड्रेंस पुअर हो, पुअर हिंड्रेंस ऑन द सबस्ट्रेट। यदि हमें अलग अलग ग्रुप दिए हों तो जितने ग्रुप ज्यादा बल्कि होंगे उतना SN2 कम होगा और जितने ग्रुप स्मॉल साइज के होंगे उतना ही SN2 रिएक्शन ज्यादा होगी। और इसलिए SN2 की रेट यदि हमें आइडेंटिफाई करना हो तो सबस्ट्रेट पे हिंड्रेंस पुअर। दूसरा है जो न्यूक्लियोफाइल है वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि कार्बन पर आसानी से अटैक कर ले, और इसलिए न्यूक्लियोफाइल की पावर ज्यादा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। यदि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तो हिंड्रेंस के बावजूद भी वो आसानी से अटैक कर लेगा और रिएक्शन को इस मैकेनिज्म पर फॉलो करेगा, इस मैकेनिज्म से प्रोसीड कराएगा और इसलिए SN2 रिएक्शन ज्यादा अच्छे से होती है। यदि हम यहाँ पर देखें OH- और SH- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने के कारण ये SN2 के लिए ज्यादा अच्छा होगा, ये ज्यादा अच्छे से SN2 कराएगा एज कंपेयर टू OH। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन में इस कार्बन पर प्लस चार्ज होता है, X पर माइनस चार्ज होता है। CX बॉन्ड का जो नेचर होता है वो पोलर होता है, पोलर नेचर होने के कारण ये बॉन्ड तभी ब्रेक होगा जब सॉल्वेंट भी कैसा होगा, पोलर। और इसलिए यहाँ पर सॉल्वेंट हमेशा ऐसा लिया जाता है जो जिसमें ये एक CX बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाए, और इसलिए सॉल्वेंट में पोलैरिटी होना चाहिए, पोलर नेचर का सॉल्वेंट होना चाहिए पहली शर्त। लेकिन SN1 में जैसा हमने देखा था कि पोलर के साथ प्रोटिक सॉल्वेंट होता था, वहां पर जो सॉल्वेंट का प्रोटॉन होता है वह न्यूक्लियोफाइल को स्टेबल कर देता है, न्यूक्लियोफाइल को पुअर बना देता है, जिससे कि वह आसानी से SN1 रिएक्शन करा सके। लेकिन हमें तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल को फ्री रखना है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो सॉल्वेंट ऐसा लीजिए जिसमें प्रोटॉन अवेलेबल नहीं हो, यदि प्रोटॉन हुआ तो वह न्यूक्लियोफाइल को पुअर बना देगा। और इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है उसमें दो कैरेक्टर होना चाहिए,
एक तो सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट भी यहाँ पर इस टाइप के जो सॉल्वेंट हैं वो होते हैं DMF, दूसरा होता है डेंसो एंड DHF, डाइमिथाइल फार्मामाइड, डाइथाइल मिथाइल सल्फोनामाइड और टेट्राहाइड्रोफिरॉन। ये इस टाइप के सॉल्वेंट हैं जो SN2 मैकेनिज्म करा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारा जो सबस्ट्रेट होता है उस पर हिंड्रेंस कम होना चाहिए, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा जो सॉल्वेंट है वो पोलर होना चाहिए लेकिन नॉन प्रोटोजेनिक होना चाहिए। चौथी बात होता है ये जो लिविंग ग्रुप है जितना आसानी से अलग होगा, यदि मान लीजिए हम SN2 रिएक्शन करा रहे हैं तो सेकंड स्टेप में लिविंग ग्रुप अलग हो रहा है, जितना सेकंड स्टेप में लिविंग ग्रुप आसानी से अलग होगा उतना अच्छा होगा, उतना फेवरेबल होगा। और इसलिए लिविंग ग्रुप की जो टेंडेंसी है, लिविंग ग्रुप स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग लिविंग ग्रुप जो होते हैं वो SN1 के लिए भी अच्छे होते हैं, SN2 के लिए भी अच्छे होते हैं। यदि हम ऑर्डर देखें तो I, then Br, then Cl, then F. This is the order of SN2 reaction. लास्ट जो कैरेक्टर है इसमें इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। यदि मान लो सबस्ट्रेट का जो कार्बन है वो चिरल है, यदि सबस्ट्रेट का कार्बन चिरल है और उसका कॉन्फ़िगरेशन R टाइप है तो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन S टाइप हो जाएगा, और यदि सबस्ट्रेट S टाइप का है तो प्रोडक्ट R टाइप का हो जाता है। इस फिनोमेना को इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन। ओके, थैंक यू।